मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज फिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव यूपी में प्रचार करने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव श्रावस्ती लोकसभा की गैस्टी विधानसभा के पचपेड़वा पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी प्रचार जारी है। श्रावस्ती लोकसभा की विधानसभा में प्रचार, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यूपी में चुनावी प्रचार लगातार कर रहे हैं। आज फिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव यूपी में प्रचार करने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव श्रावस्ती लोकसभा की गैस्टी विधानसभा के पचपेड़वा पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्याम जी, लगातार हमने देखा कि मध्य प्रदेश में चुनावी कमान तो मुख्यमंत्री ने संभाली, लेकिन इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी लगातार अब मुख्यमंत्री के दौरे देखने को मिल रहे हैं। देखिए रितु, जो उत्तर प्रदेश है उसके बारे में एक आम बात है, ये कही जाती है कि जिसने उत्तर प्रदेश का रण जीत लिया उसने पूरा देश जीत लिया, क्योंकि वहाँ सीटों की संख्या इतनी ज़्यादा है। जिस पार्टी के फेवर में वहाँ का मतदाता है यानी लोकसभा में उसकी जीत तय है, ये स्थिति है। इसी वजह से खासा फोकस करवाया जा रहा है डॉक्टर मोहन यादव को, और लगातार आप देख रही लगातार उनके वहाँ के दौरे हो रहे हैं। विभिन्न सीटों पर, विभिन्न क्षेत्रों पर, विभिन्न प्रत्याशियों के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। वो उनके लिए जो माहौल बना रहे हैं ताकि मतदाता वोट करे उनके पक्ष में। बिल्कुल, और इसके साथ ही श्याम जी, उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि ज़्यादा संख्या में है, यादव समाज बड़ी संख्या में वहाँ पर है, और ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव का उत्तर प्रदेश पहुँचना एक स्ट्रेटेजी है पार्टी की यादव समाज को साधने की। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। यादव समाज क्योंकि वहाँ निर्णायक है, कई सीटों पर निर्णायक स्थिति में है, तो उसको आकर्षित करना, उसको अपने फेवर में करना, ये भी चैलेंज रहा है भाजपा के लिए। और अब इस चैलेंज को डॉक्टर मोहन यादव के मार्फत कंप्लीट किया जा रहा है। उनके माध्यम से जो है इसको लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। जी बिल्कुल श्याम जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश, और आज एक बार फिर से चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो आज जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव यूपी में चुनावी प्रचार करेंगे, तो वहीं कल उन्होंने झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवारवाद पर प्रहार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृष्ण की परंपरा का योद्धा और नेता बताया। क्या है झारखंड का मोहन यादव कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। एमपी में भी चौथे चरण के चुनाव होने के बाद नेताओं के हाथ में दूसरे राज्यों की कमान है। वो कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके बीजेपी को दूसरे राज्यों में मजबूत किया जाए। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इन दिनों दूसरे राज्यों के दौरे पर हैं। गुरुवार को वो झारखंड के कोडरमा पहुंचे, जहां एक दिन पहले विपक्षियों की सभा भी हुई थी। मोहन यादव ने विपक्षियों की सभा होने के कारण कहा कि जगह अपवित्र हो गई है। मुझे मालूम है कि कल हमारे विरोधी दलों की सभा इसी स्थान पे हुई थी, लेकिन जैसे अपवित्र चीज को पवित्र करने के लिए गंगा जल छिटकना पड़ता है, ऐसे आपके सबके यदुवंशियों के चरण धरे तो सारी की सारी चीजें अपवित्र से पवित्र हो जाती है। मैं ये पक्का गारंटी ले सकता। मोहन यादव ने कहा कि कृष्ण के बाद मोदी हैं जिन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारा है। आपने 2014 में वोट दिया, और वोट क्या दिया? आपने नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करके जो कमल खिलाया कि दुश्मन के घर में जाकर के मार करके ठिकाने लगाया कि नहीं लगाया? अपने कंस को घर में घुस के मारा था 5000 साल पहले। कंस बहुत ताकतवर था, कितने अपराध किए, वसुदेव देवकी दोनों को जेल में डाल दिया। कुर्सी के लिए क्या क्या करते हैं लोग, ये उस समय का भी उदाहरण था। लेकिन एक यदुवंशी ने सारे कष्टों को एक झटके के साथ हाथ के मुक्के से मार करके कंस का अंत किया था। हमारे लिए वो रिकॉर्ड भी याद है। सीएम यादव ने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि सालों से सिर्फ एक ही परिवार का बोलबाला था, लेकिन पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास किया। और लोकतंत्र में हरेक को खड़े होकर के वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, एक ही परिवार का बनेगा तो क्यों बनना चाहिए, और परिवार के बनते
तो ये गलतियां होती कि नहीं होती? आप बताओ, 1000 करोड़, अरे नोट की मशीनें खराब हो गई गिनते गिनते। ये बेईमानों को शर्म नहीं आ रही? ये सारे इतना झारखंड को बदनाम कर रहे हैं। कोई नौकर के पास मिल रहा है, कोई चाकर के पास मिल रहा है। और तो और पहली बार ऐसा हुआ, आपके तो मुख्यमंत्री अंदर चले गए। बताओ ये कौन सी दुनिया है? सीएम यादव ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और केजरीवाल पर भी सवाल उठाए। और एक बड़े वाले और दिल्ली में जो आए तो जमानत पे, लेकिन क्या कह रहे हैं, अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे तो मुझे फिर जेल भेज देंगे। अरे कर्म ही ऐसे क्यों करते भैया कि जेल जाना पड़े? जरा समझाओ तो सही इनको। काम ऐसा करोगे और जेल जाने से डरोगे? सीएम यादव लगातार ऐसे दौरे कर रहे हैं और माना जा रहा है कि यादव वर्ग से आना एक बड़ा कारण है कि उनको उन लोकसभा क्षेत्र में भेजा जा रहा है जहां यादव वोटर्स ज्यादा हैं। बीजेपी के संगठन की खास बात यह है कि वो क्षेत्रवाद और परिवारवाद से बाहर निकलकर पार्टी के लिए काम करते हैं, जिससे कई किलोमीटर दूर बैठे नेता भी एक दूसरे के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और आगे भी बात यूपी की ही करेंगे, जहां कल आजमगढ़ में पीएम मोदी ने एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम यदुवंश का महत्व जानते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी यदुवंश का सम्मान करने वाली पार्टी है। हमने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। और हम यदुवंश का महात्मा देखिए, अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव। यदुवंश का महात्मा कौन समझता है, वो आप जानते हैं। और इधर छत्तीसगढ़ के नेताओं का ओडिशा में प्रचार जारी है। आज फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा में प्रचार करने जा रहे हैं। सीएम यहां सुंदरगढ़ और बीरमित्रपुर में प्रचार करेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहां पर कार्यकर्ता और चुनावी जनसभा में शिरकत करने जा रहे हैं। तो ओडिशा अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता लगातार पहुंच रहे हैं ओडिशा और ओडिशा में चुनावी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के भी ओडिशा के कार्यक्रम हैं। आज भी ओडिशा में सुंदरगढ़ और बीरमित्रपुर में कैंपेन करते नजर आएंगे। और आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं की ओडिशा में, जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं। अनमोल, लगातार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद से ओडिशा के मिशन पर है छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता। आज किस तरह से कार्यक्रम होने वाले हैं? कौन कौन से नेता आज पहुंचेंगे ओडिशा? बिल्कुल, मिशन उड़ीसा पर है छत्तीसगढ़ के नेता, ये बात सच है, क्योंकि लगातार जब चुनाव खत्म हो गया छत्तीसगढ़ में तो लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो उड़ीसा में जाकर पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। आज सीएम विष्णुदेव साय देखिए उड़ीसा के सुंदरगढ़ लोकसभा में रहेंगे, अलग अलग विधानसभाओं में वो पब्लिक मीटिंग करेंगे, स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे और पूरी जो चुनाव की रणनीति है उसको तैयार करेंगे, क्योंकि 20 तारीख को जो है चुनाव होना है उड़ीसा में, उसके बाद 25 तारीख को भी चुनाव है। और उड़ीसा में देखिए खास बात और है ऋतु, क्योंकि वहाँ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं, तो ऐसे में उड़ीसा में चुनाव कैंपेन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस लोकसभा में आज सीएम रहेंगे वो ट्राइबल बाहुल्य है, तो ये भी देखिए कोशिश है बीजेपी की कि जो आदिवासी वोटर है उसको साधा जाए। करीबन 51% जो है आदिवासी वोटर है। डिप्टी सीएम जो है आज संभलपुर में रहेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है भाजपा के उम्मीदवार है, उनके पक्ष में वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। देखिए स्ट्रेटेजी साफ है ऋतु, 2-3 मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं को इसलिए उड़ीसा भेजा जा रहा है ताकि वहां छत्तीसगढ़ के मॉडल को पेश किया जाए। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने धान के लिए जो कीमत है 3100 रुपए दी है, वही वादा उड़ीसा में भी किया है। उन्हीं तमाम योजनाओं को बताने की कोशिश करती हुई बीजेपी यहाँ पर नजर आएगी। बने रहेगा, मैं लौटूंगी आपके पास। तो लगातार छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ और माफ कीजिएगा ओडिशा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोनों मिशन ओडिशा पर हैं। आदिवासी बाहुल्य राज्य ओडिशा में साय लगातार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनके सहयोगी वीके पांडियान पर चुनावी सभाओं में प्रहार कर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में साय ने ओडिशा में 8 सभाएं की। साय के अलावा उनके मंत्रिमंडल के 4 से ज्यादा मंत्री ओडिशा के प्रचार में हाथ बटा रहे हैं। साय मंत्रिमंडल के ओडिशा दौरे के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट से समझिए।
संगठन के लिए काम कैसे किया जाता है वो इन दिनों छत्तीसगढ़ की सरकार से सीखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने के बाद वहां के बीजेपी नेता खाली नहीं बैठे हैं, बल्कि वो निकल पड़े हैं पड़ोसी राज्य ओडिशा की ओर, जहां वो लगातार बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। खुद सीएम विष्णुदेव साय और उनका मंत्रिमंडल लगातार ओडिशा के छोटे छोटे कस्बों में जाकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है। सीएम विष्णुदेव साय के ओडिशा जाने से बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा? दरअसल साय आदिवासी समाज से आते हैं। ओडिशा भी आदिवासी बाहुल इलाका है। ऐसे में वो बीजेपी के पक्ष में बड़ा वोट बैंक इकट्ठा कर सकते हैं। आपको बता दें कि ओडिशा में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या है। ओडिशा में 22.84% एसटी जनसंख्या है। देश की आबादी की 9.20% आदिवासी जनसंख्या ओडिशा में है। विष्णुदेव साय पिछले 4 दिनों से ओडिशा में ही सभाएं कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने सुंदरगढ़ लोकसभा के अंतर्गत बाली संकरा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम विष्णुदेव साय इस दौरान सीएम नवीन पटनायक पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि ओडिशा के मुख्यमंत्री उड़िया भाषा में बात तक नहीं कर पाते, सिर्फ नमस्ते करते हैं। तो 24 साल से शासन करने वाला मुख्यमंत्री को उड़िया नहीं सीखना चाहिए क्या? सीखना चाहिए ना। तो वैसे मुख्यमंत्री को इस बार उखाड़ के फेंकिए, बीजेपी को उखाड़ के फेंकिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। डबल इंजन की सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से उड़ीसा का तेजी से विकास होगा, बहुत तेजी से। सीएम साय यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पटनायक को मोहरा भी बताया। हमको तो पता चला है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम से नवीन पटनायक जरूर हैं, लेकिन सरकार चलाने वाला कोई दूसरा है। आज जो कोड़िया नहीं बोल सकता वो आपसे कैसे मुलाकात करेगा, कैसे आपकी भावना को समझेगा? आपको बता दें कि विष्णुदेव साय ओडिशा में 4 चुनावी सभा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या है और आप किस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं? देखिए, 7 मई को छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हो गया है। उसके बाद बहुत से लोग, हमारे मंत्री, विधायक, डिप्टी सीएम सब उड़ीसा में लगे हैं और हम भी आज चौथा दिन है। इसके पहले 3 दिन आ चुके हैं, आज ये चौथा दिन है और अभी दूसरी सभा यहाँ पर हुई है बीजेपुर में। अभी एक और सभा है आपका क्या लोकसभा है, बलांगीर लोकसभा में। तो 4 दिन में अनेकों सभा अटेंड किया और हम कह सकते हैं अपना व्यक्तिगत अनुभव, जिस तरह से सभाओं में अपार जन सैलाब उमड़ रहा है और जो उत्साह है उन लोगों में, तो निश्चित रूप से इस बार यहाँ पर प्रदेश में परिवर्तन होगा। उनके अलावा भी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के कई मंत्रियों को ओडिशा में प्रचार की जिम्मेदारी दी हुई है, जिनमें बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, डंकराम वर्मा, प्रेम प्रकाश पांडे, शिवरतन शर्मा के नाम शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जबलपुर में एक विवादित बयान दिया और कहा कि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें। उन्होंने कहा कि अन्य धर्म के लोग परिवार नियोजन का पालन नहीं कर रहे हैं। देवकीनंदन ने कहा कि आज़ादी के बाद से हिंदुओं की आबादी अन्य धर्मों की तुलना में 7% घटी है, जबकि अन्य धर्म के लोग परिवार नियोजन को दरकिनार कर संख्या बढ़ा रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि जब तक देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बन जाता, तब तक हर दंपति को 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए। हालांकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि मेरी ओर से भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को बनाने के लिए याचिका लगाई गई है, लेकिन जब तक ये कानून नहीं बन जाता है तब तक हिंदुओं की संख्या को बढ़ाना होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून हो तो सबके लिए हो, अदरवाइज जब तक ये कानून नहीं आता तब तक सनातनियों से कहेंगे कम से कम 5-5 हो। अभी भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें हम लोग 7% घटे हैं आजादी के बाद से। हम घटे, बाकी सब बढ़े, बाकी कोई नहीं घटा, बाकी इस स्पीड से बढ़े और हम लोग घट रहे हैं। लगभग 8% हम घट गए। ये दुख की बात है कि सुख की बात है? और खंडवा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। 600 मेगावाट के प्लांट के पहले चरण में एक खंड में 90 मेगावाट,
इंधावडी में 88 मेगावाट और केलवा खुर्द में 100 मेगावाट क्षमता की यूनिट लगाई जा रही है। ओमकारेश्वर बांध के बैक वाटर में बन रहे 278 मेगावाट बिजली की क्षमता के 3 फ्लोटिंग सोलर प्लांट 30 जून तक पूरे हो जाएंगे। फिलहाल 2 इकाई से 98 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए टेस्टिंग चल रही है। इस प्लांट से 48 मेगावाट बिजली बनाने के लिए ट्रायल किया जाएगा। परियोजना के बैकवाटर में 600 मेगावाट क्षमता का जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जाना प्रस्तावित है, तो जिसके पहले चरण में जो 278 मेगावाट की बिजली बनाने का जो कार्य है वो लगभग 30 जून तक पूर्ण होने की संभावना है। इधर श्योपुर में जिला कोर्ट ने जिला प्रशासन और रेलवे को किसानों की मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि रेलवे का सामान और कलेक्टर दफ्तर के सामान को कुर्क करके राशि वसूली जाए। कोर्ट ने कहा कि मामले में रेलवे और कलेक्टर का रवैया लापरवाही भरा है। 41 किसानों ने जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि 2022 में उनकी 56 हेक्टेयर जमीन का रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहण किया गया था, लेकिन मुआवजे की राशि का उचित भुगतान नहीं किया गया। परिवर्तन रेलवे लाइन का काम चल रहा है, उसमें कलेक्टर ने जो अवार्ड पारित किया था, उस अवार्ड के विरुद्ध 41 लोगों ने हमारे माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी, जिसकी रेफरेंस कलेक्टर के द्वारा भेजा गया था। जब यहाँ पर निर्णय हुआ तो जितना मुआवजा दिया गया था उस मुआवजे को दोगुना कर दिया गया।